सर अमेरिका की बात कर लेते हैं आप जी। अमेरिका, क्या अमेरिका नहीं चाहता है पाकिस्तान कई भागों में बटे, और पाकिस्तान को अब हम किस तरीके से देख रहे हैं ये भी आप जानते हैं, तो ये इसके पीछे का क्या कारण रह सकता है? क्योंकि सर मैं चाहूंगी इसका आप जेन्युइन जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप डिप्लोमेट रह चुके हैं और आप इन स्थितियों को बेहतर समझते हैं। मैं आपको अभी तक जेन्युइन जवाब ही दे रहा हूं, मैं कहीं पीछे से कुछ मैं चाहूंगी इसका आप जेन्युइन दीजिएगा कि अमेरिका की कोई फिलॉसफी। मैं वही बता रहा हूं आपको। अभी इस टाइम को देखते हुए अमेरिका को पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अमेरिका को ना तो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, ना पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई रोल है, ना पाकिस्तान का जो पहले एक सप्लाई बेस था या सेंट्रल एशिया के लिए कनेक्टिविटी, वो सब पाकिस्तान की कैपेसिटी बहुत कम हो चुकी है। तो अमेरिका पाकिस्तान चाहे बट भी जाए तो मेरे ख्याल है उसको इतनी परेशानी नहीं होगी। बलूचिस्तान बन जाए, पख्तूनिस्तान अलग हो जाए, शोर मचाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे कि अपनी फौजों को भेज दे कि भाई इनको रोकना है, वो नहीं होगा। वो चीन रोक सकता है, क्योंकि चीन को बलूचिस्तान से अपनी उनकी सीपी से निकल रही है, उसकी सिक्योरिटी खतरा होगा। चीन के लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी वहाँ पर $100 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। और $100 बिलियन की इन्वेस्ट के अलावा जो उनका CPEC बन रहा है, जो कि उनको एक्चुअली स्ट्रेटेजिक एक्सटेंशन दे रहा है अरब सी में थ्रू पाकिस्तान, वो बहुत ज़रूरी है उनके लिए, उनकी ग्लोबल एम्बिशंस के लिए। तो पाकिस्तान की बात जहाँ तक है, अब वो बट भी जाए तो मेरे ख्याल है अमेरिका इतना ज़्यादा परेशान नहीं होगा, चीन परेशान होगा। लेकिन अगर आप ये कहें तो अगर ऐसी बात है तो फिर चीन अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ क्यों दिया? देखिए, अमेरिका ने बोल दिया कि हाँ मेरे दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, पाकिस्तान और भारत दोनों ही अच्छे दोस्त हैं, दोनों का बढ़ना चाहिए। लेकिन इस दौरान जो बयान थे वो बदलते गए। जी, बदलते रहे। वो तो ट्रंप की आदत है। वो तो जो आज बोलेंगे कुछ पता नहीं कल सुबह उठ के क्या बोलेंगे। उनकी करवट का हिसाब आई डोंट थिंक एनीबडी अंडरस्टैंड्स, वो छोड़ दीजिए आप। मैं सीधी सी बात ये है कि आपने इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई करी है वैसे? सर क्योंकि मैं ज़्यादा इस पर चर्चा कर चुकी हूँ, तो क्वेश्चंस हैं, नॉलेज नहीं कहेंगे लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। लेकिन मैं क्वेश्चन से मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप हिस्ट्री में देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी यूरोप ने किसी एशियन देश को उभरने दिया है? आप तारीख के पन्ने पलट के देख लीजिए आप। ना तो अरब देश को, ना किसी एशियन देश को, क्योंकि यूरोप के लिए उनकी इकोनॉमिक सुप्रीमेसी, पॉलिटिकल कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ऐसे यूरोप आई मीन अमेरिका, यूरोप। अभी यूरोप की हालत, और इसीलिए यूक्रेन, ट्रंप जो है बहुत चिंतित है कि यूक्रेन का क्या हो रहा है, यूरोप का क्या हो रहा है, क्योंकि जब अगर यूरोप की जियो डायनेमिक्स चेंज होगी तब काफ़ी सारा बदलाव आ जाएगा। एक खाली देश है जिसने पिछले 1 दशक में आगे बढ़ करके अमेरिका को टकराव देने की स्थिति पैदा की है, चाइना को। और चाइना उनसे नहीं संभल रहा है। वो किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि भारत से भी उनको ऐसी दिक्कतें पैदा हो जाए। सर क्योंकि आपने यहाँ पर यूक्रेन का भी जिक्र किया, इजराइल का भी जिक्र किया, यहाँ पर एक तरफ मिडिल ईस्ट का युद्ध चल रहा था, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच तनाव लगातार बना हुआ था, और इसी बीच जब हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति बने, इसके बाद रूस को उन्होंने रूस के साथ दोस्ती बढ़ाने की जो एक उनकी जो कोशिश थी वो नजर आई। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक तरफ जहां हमने यहाँ देखा कि ईरान पर तमाम आरोप लगे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश ईरान की तरफ से रही, तो सर इस दौरान क्या रहा कि रूस को अपनी तरफ करने का एक रीज़न, क्या किसी देश को एक दबाने की एक कोशिश? मेरा ख्याल ये चीज़ जो है मैं साफ साफ अभी नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि इसके बारे में मेरे पास अभी इतना डाटा भी नहीं है कि क्यों किया, क्योंकि वो एक थोड़ी सी सरप्राइजिंग चीज़ हुई कि ट्रंप ने यूक्रेन को दबा करके रशिया को ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए महत्व दिया। मैं खाली यही कह पाऊंगा कि वो एक मैसेजिंग थी
यूरोप के लिए कि भैया अगर आपको कुछ करना है अपने दम पर करो। ये मत सोचिए कि हमेशा मैं आपके लिए पैसा खर्च करता रहूँगा, आपको बचाता रहूँगा। तो एक ये मैसेजिंग थी कि यूरोप को अपने आप आगे बढ़ना पड़ेगा। और यूरोप का मतलब ये है जर्मनी, फ्रांस बेसिकली, और साथ में यूके। और उसके बाद में आपने देखा भी कि फिर उनकी तरफ से पहल आनी शुरू हुई कि हम अपना खर्चा बढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये अब मेरे ख्याल है ज़्यादातर अटेम्प्ट ये थी बजाय खुद सीधे इन्वॉल्व होने के कि यूरोप खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। इससे आगे मैं भी कुछ नहीं कह पाऊँगा। ठीक है सर। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू किया गया उस दौरान ये भी कहा गया कि चुनावों के दौरान ही क्यों इस तरीके के ऑपरेशन शुरू होते हैं, तो वो बात मैं नहीं करूँगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेती हूँ आपसे। अगर कल को भारत और चीन के बीच युद्ध शुरू होता है तो कौन कौन से देश भारत के साथ, कौन कौन से देश चीन के साथ? मैं चाहूंगी, मुझे पता है आप इसमें भी साफ नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत ये बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि जब भारत और चीन के बीच में युद्ध शुरू होता है उस टाइम पर डायनेमिक्स क्या है, मैट्रिक्स क्या है, रोज चीज़ें बदल रही हैं, तो बहुत मुश्किल है कहना। लेकिन अगर आज की परिस्थिति होती तो आज की परिस्थिति में मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी देश खुल करके हमारे साथ में आएगा। इजराइल हो सकता है आएगा, क्योंकि इजराइल और चाइना का अभी भी ज़्यादा वो रिलेशनशिप है, लेकिन एट स्ट्रेटेजिक लेवल वो ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन इजराइल के अलावा मैं नहीं समझता कि कोई भी देश भारत के साथ में इतना खुलकर साथ आएगा। जी ठीक है सर। अगर हम अलग से ले लें, किसी देश को शामिल ना करें, तो युद्ध की स्थिति भी ना हो, तो आज के समय पर अगर आप देख भी रहे हैं, भारत के 5 मित्र देश कौन से बोले जा सकते हैं और दुश्मन देश कौन से बोले जा सकते हैं? नहीं, मैं पहले बोल चुका हूँ कि मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में मैं दोस्ती और दुश्मनी की कैटेगराइजेशन नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अगर मैं आप ये कहें कि जिनसे हमारे अच्छे संबंध हैं और जो हमारे ज़रूरत के टाइम पर काम आ सकते हैं और उनसे हमको काम उम्मीद हो सकती है, तो मैं कहूँगा इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर जिनसे कि हमको उम्मीद होनी चाहिए। रशिया, इजराइल, यूएसए, यूरोप में फ्रांस, जर्मनी और इटली, इनसे हमको उम्मीद हो सकती है कि वो हमारा साथ दें। लेकिन दरअसल एक उम्मीद की जा सकती है, कहा नहीं जा सकता। हमारा होता ये है कि हम हमेशा देखते हैं कि जब हमारी उम्मीदें होती हैं तो हमारी उम्मीदें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हम सोचते नहीं है कि भाई दूसरे देश की अपनी कुछ सोचने का तरीका अलग होगा। बिल्कुल सर, लेकिन ये सवाल इसलिए भी हो जाता है ना, क्योंकि हमने देखा है जब से प्रधानमंत्री मोदी सरकार बनी है, मोदी सरकार बनी है, उसके बाद हमने देखा है कि ग्लोबली बहुत ज़्यादा हम एक्टिव रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि रिलेशंस जो हैं सबके साथ हमने बनाने की, एक तरीके से अच्छे से चलने की एक कोशिश की है। तो ये सवाल आ जाते हैं कि कितना उसका असर पड़ा है, कितने हम वैश्विक स्तर पर जो भारत का वर्चस्व है वो मजबूत होता हुआ नजर आया। देखिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, एक इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो एक तरीका है बात करने का, ये एक बड़ा एसर्टिव तरीका है। जोर से बोलते हैं, कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, अपनी बात को आगे रखते हैं। तो इसकी वजह से हमारी बात काफ़ी हद तक आगे जाती है और सुनी भी जाती है, चाहे वो यूएन में हो या यूएस में हो या कहीं पर हो, सुनी जाती है, आगे सुनी जाती है। वो कहाँ तक उनकी फॉरेन पॉलिसी का इम्पैक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमको इन दोनों चीज़ों को अलग करके देखना पड़ेगा। एक तो हमारी अपनी प्रेजेंटेशन, एक उसका असर। तो प्रेजेंटेशन काफ़ी मजबूत है, काफ़ी असरदार प्रेजेंटेशन है, उनके ऊपर क्या असर है वो टाइम के बाद पता चलेगा। फिर भी पिछले कुछ सालों में कुछ नोटिस किया हो आपने कि पहले से चीज़ें अलग बदली हुई देखी हूँ? जी, वो मैं इसलिए थोड़ा सा कहने के लिए सोचना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि ज़्यादातर
लोगों के मन में भाव ये है कि ये जो सब हो रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी की एक असर्टिव डिप्लोमेसी की वजह से हाँ, हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन। लेकिन अगर प्रेजेंटेशन के पीछे हमारा कुछ तथ्य नहीं हो, हमें अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं हो, तो खाली प्रेजेंटेशन से मार्केटिंग नहीं होती है। जो मार्केटिंग प्रेजेंटेशन वाली है वो आपकी एक दिन चल जाएगी, प्रोडक्ट जाएगा मार्केट में, देखने की इसमें तो कुछ है नहीं, खत्म हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारा असर पड़ता है, असर को बढ़ाने के लिए प्रेजेंटेशन भी चाहिए और हमारी अपनी स्ट्रेंथ भी चाहिए। और हमारी जो स्ट्रेंथ बढ़ रही है वो स्ट्रेंथ हमारी ये नहीं कि खाली एक ही दशक से बढ़ रही है या दो डिकेड से बढ़ रही है। हमारी स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो गई थी 1990 में। 1990 में हाँ। जब हमने ये कहा कि अब हमारी प्रायोरिटी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, लिबरलाइज कर रहे हैं, रिफॉर्म प्रोसेस शुरू हुई। शुरू में काफ़ी स्लो रही, बाद में एक टाइम पर 9.5% भी ग्रोथ हुई। तो तब से जो हमारी एक कंप्लीटली इकोनॉमिक आउटलुक चेंज हो गया है अपने आप में, ये उसका असर है कि हम एक आर्थिक ताकत बनते जा रहे हैं, मार्केट बनते जा रहे हैं। अगर अमेरिका हमको चाहता है कि F-35 बेचे जाएं, वो इसलिए नहीं कि वो भारत का भला चाहता है, उसको मार्केट चाहिए अपने प्लेन्स के लिए। बिल्कुल। और वो सोचता है कि इंडिया बाय कर सकता है। हम तो तब देखें कि अगर वो F-35 की टेक्नोलॉजी हमको दे दें, वो तो देंगे नहीं कभी। तो क्योंकि भारत की आर्थिक कैपेसिटी है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम कर सकते हैं। हाथ में एक जो शक्ति आई है, वो शक्ति के लिए काफ़ी सारे देश बेकरार हैं कि उसका फ़ायदा उठाया जाए, वो फ़ायदा उठाएंगे। ये हमारे ऊपर है कि जो देश हमारे साथ आते हैं फ़ायदा उठाने के लिए, हम देखें कि उसमें फ़ायदा हमारा भी हो।